मजबूर किया गया था नेहरू जी के द्वारा कि आपको रेसिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा। So Ambedkar ji was kind of disappointed. और उसमें देखा गया है कि 74,000 जो बैलेट पेपर है उनको रिजेक्ट किया गया था उस टाइम पर। सोचा था कि मैं यूएन में ये बैकवर्ड क्लासेस की और जो शेड्यूल कास्ट की जो कंडीशन है इसके ऊपर कुछ लिखूं और यूएन में उसको प्रस्तुत करूं। जवाहरलाल नेहरू जी है, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिया हुआ है। तो नेहरू जी ने कितने बार संविधान को बदला था, इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार बदला था, राजीव गांधी जी ने कितनी बार बदला था। ये भी बात लेटर में अंबेडकर जी ने कही थी कि कांग्रेस SC ST या बैकवर्ड क्लासेस पे तो ध्यान दे ही नहीं रही है, उनका पूरा ध्यान कहां पे, मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन में। लेकिन हमेशा से कांग्रेस का एजेंडा क्या रहा है कि उनको SC ST OBC जो वोट्स है वो उनकी तरफ चाहिए रहते थे। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ये दिख रहा है। भाई करंटली ये अंबेडकर जी की डिसरिस्पेक्ट हुई, ऐसा अपोजिशन के द्वारा कहा गया है। देखो, सबसे पहले तो जो अमित शाह जी ने जो भी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा, तो उन्होंने बेसिकली टारगेट किया था अपोजिशन को। क्या हो रहा है ना कि लोकसभा से अगर हम देखें तो कॉन्स्टेंटली अपोजिशन के द्वारा संविधान बदल दिया जाएगा। जो मतलब बीजेपी है वो SC ST के विरोध में काम करती है, उनको रिस्पेक्ट नहीं है। तो कंटिन्यूसली ये जो चीज़ें हैं वो जो अपोजिशन है उनके द्वारा कही जा रही थी, लेकिन उनका जो बेनिफिट है इलेक्शन में वो उनको मिला नहीं। तो उसी चीज़ की खिल्ली लेते हुए जो अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि भाई कंटिन्यूसली आप जो अंबेडकर जी का नाम जप रहे हो, तो ये बेसिकली वो थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा इमोशन में बह गए। लेकिन ये है कि इसको कम्प्लीटली इस अग्रेसिव तरीके से अपोजिशन के द्वारा लेकर जाना, क्योंकि देखिए अगर हम देखें राहुल गांधी जी ने भी पार्लियामेंट में जो बीजेपी है उनको टारगेट करते हुए कहा था कि जो अपने आप को हिंदू समझते हैं वो वायलेंस वायलेंस वायलेंस, मतलब बेसिकली ये था हिंदू कम्युनिटी को एक वायलेंस की तरह देखा जा रहा है, इस तरीके से उन्होंने पोर्ट्रे किया था। अब उसमें अगर आप देखोगे तो उसी वक्त बीजेपी के द्वारा काउंटर कर लिया गया था कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। इनफैक्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी उठकर इसका विरोध किया था। राइट। जैसे हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो कई बार कांग्रेस के MPs ने भी कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि हिंदू कम्युनिटी को या फिर एज बहुत सारी कम्युनिटीज को दुख पहुंचाए। ऐसे ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह जी की, क्योंकि अमित शाह जी और बीजेपी का तो पूरा ऑफिशियल स्टैंड यही है कि ये मुझे मतलब ये जो मेरे वर्ड्स है इनको ट्विस्ट किया जा रहा है। और जब हम पूरी स्पीच का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे भी तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह कहीं भी अंबेडकर जी को डिफेम नहीं कर रहे थे। पार्लियामेंट में आप डिलिब्रेशन करो, डिस्कशन करो, प्रोटेस्ट करो, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो आप बार बार थेट्रिक्स कर रहे हो, कभी अडानी का मास्क पहन के आ जाओ तो कभी मोडानी कहते हो, मैं थोड़ा हिस्टोरिकल इसको गांडोस भी कहते हो। तो अभी मेरा एक पॉइंट ये है कि अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखेंगे, ऐसा एक थ्योरी है कि जब पहले तो ब्रिटिशर्स मुस्लिम्स जो कम्युनिटी हमारे उनसे इतना उनको लगाव नहीं था शुरुआत में, क्योंकि देखा जाता था कि हिंदूज जो है उन्होंने जल्दी से एडप्ट कर लिया था अपने आप को एजुकेशन वगैरह करके, और थोड़ा प्रोग्रेसिव तरीके से वो लोग कोऑपरेट कर रहे थे। लेकिन उन लोगों का ऐसा मानना था कि मुस्लिम्स उतना अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर उन्होंने उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस समय एक रिपोर्ट की गई थी अपोजिशन पार्टी के द्वारा। उस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया था कि जो मुस्लिम्स हैं उनमें एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा रैम्पेंट है, तो उनको मतलब इन इश्यूज पे थोड़ा उकसाना थोड़ा ईजी हो जाता है। और ये जो इंडिया के जो कम्युनल टेंशंस हुआ करते थे उनको एक बैड लाइट, इंडिया को एक बैड लाइट में दिखाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ब्रिटिशर्स हमेशा इंडियंस को बैड लाइट में इसलिए दिखाना चाहते थे क्योंकि वो बताना चाहते थे कि भाई यू आर नॉट फिट टू रूल योरसेल्फ, हम ही आपको रूल करा सकते हैं। और 100%। और इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो इंडिया है, जो इंडिया और भारत की डिबेट छिड़ी थी कि इंडिया नाम रहना चाहिए या भारत नाम रहना चाहिए, उसमें भी सबसे बड़ी जो समस्या है, क्योंकि देखिए इंडिया दैट इज़ भारत दोनों ही हमारे नाम है, लेकिन जो मेन इशू था वो था इंडियंस जो है उनको इन्फेरियरिटी की तरह देखा जाता था, जैसे अभी आपने कहा। इसीलिए ये था कि इन्फेरियरिटी हमारे अंदर नहीं है, हम इन्फेरियर नहीं है, इसीलिए एक भारत रहना चाहिए, ये भी उसमें का एंगल जो है वो निकलता। अभी भी हम देखेंगे तो रिसेंटली जब US में राहुल गांधी जी गए थे, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि इंडिया में सिचुएशन खराब है
और इसलिए मास एक्शन की जरूरत है। अब इस मास एक्शन जो ये वर्ड है, आप इसको जरा सोचो कि ये कितना बड़ा वर्ड है। आप बाहर जाके इतना बड़ा वर्ड यूज कर रहे हो, तो आपके स्लिप ऑफ टंग्स तो इतने मतलब है कि जिससे सिचुएशन पूरी खराब हो सकती है। लेकिन ये जो उनको सपोर्ट करने वाले मीडिया, ये इस पे तो कोई आक्षेप नहीं उठाते। खैर, अभी की बात पे जब आए तो जो फार्म लॉज का जो सीए प्रोटेस्ट था, उसमें भी डीप स्टेट का एंगल हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो वो सीए का एक्शन था या फिर भारत जोड़ो यात्रा था। मतलब इन्हें कहीं ना कहीं ये मास एक्शन दिखाना चाहते हैं और ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं पार्लियामेंट में, अगर ये सब रकस क्रिएट करके कि देखो मोदी एरा में सिचुएशन कितनी खराब है। और देखिए, ये जो पूरा इंसिडेंस अभी हुआ है ना, इसके वजह से एक जो जंग निकली है या फिर एक आर्ग्यूमेंट निकल रहा है, एक डिबेट निकल रही है कि अंबेडकर जी की रिस्पेक्ट कौन करता है, बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है। तो देखिए क्या है, इतने सालों तक कांग्रेस की सत्ता रही है, तो अगर हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं तो हम सबको पता है कि अंबेडकर जी फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे, है ना। और अगर हम देखें तो 1947 से 51 तक, अब 51 में आप देखिए कि उनको रेसिग्नेशन जो है वो देना पड़ा था हिंदू कोड बिल, और जो 340 है मतलब प्रोविजन जो एससी ओबीसी के लिए है, उसके वजह से उनको रेसिग्नेशन देना पड़ा था, मजबूर किया गया था नेहरू जी के द्वारा कि आपको रेसिग्नेशन जो है वो देना पड़ेगा। अब आप उसके बाद भी रेसिग्नेशन जो है वो दिया गया। उसके बाद भी जब उन्होंने फर्स्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था, बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, उसमें जो कांग्रेस के नारायण जो कजरलकर जी है उनकी विजय हुई थी उसमें 15,000 वोटों से। अब जो अंबेडकर जी है उनका इतना वट था वहाँ पर, उनको मतलब ये नहीं हुआ कि कैसे वो कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी हार हो गई है। और उसमें देखा गया कि 74,000 जो बैलेट पेपर है उनको रिजेक्ट किया गया था उस टाइम पर। तो इससे हमको समझ में आता है कि इलेक्शन जो है वो अंबेडकर जी के खिलाफ रक्त किए गए थे, ऐसा देखा जा रहा था कांग्रेस के द्वारा। 1954 में दोबारा उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था जो भंडारा है वहां से, फिर भी वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनसे उनकी हार हुई। तो मतलब जो अंबेडकर जी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि इस तरीके से जो कांग्रेस है वो रक्त कर रही है इलेक्शंस। मतलब आप सोचिए कि एक हारने के लिए उनको पोर्ट्रे किया गया कि आपको यहाँ पर इलेक्शंस में हारना है। और इतना ही नहीं, तो नेहरू जी ने जब ये इलेक्शंस में जो अंबेडकर जी उनकी हार हुई, तो नेहरू जी इनको लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सक्सेस हैज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड एंड अंबेडकर जो है उनकी यहाँ पर हार हुई है। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो नज़रिया है नेहरू जी का देखने का अंबेडकर जी के प्रति, या फिर ओवरऑल कांग्रेस का जो नज़रिया है अंबेडकर जी को देखने के प्रति, वो किस तरीके का था। नेहरू जी जो है वो बेसिकली अंबेडकर जी का जो फ्यूनरल है उसमें भी अवेलेबल नहीं थे। मतलब इतने कौन से आप वहाँ पर बिजी हो गए थे प्रधानमंत्री के तौर पर कि आप अंबेडकर जी जो इतने महान एक व्यक्ति थे, जिन्होंने मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसा तो कहा जाता है कि सिर्फ SC ST कम्युनिटी जो है उनके लिए तो उन्होंने बहुत किया, लेकिन ओवरऑल इंडिया के लिए अगर हम देखा जाए तो उन्होंने बहुत किया है। तो मेरा ये भी मानना है कि उनको एक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाना चाहिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के तौर पर। वो इंडिया के रत्न है। वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त एजुकेटेड इंसान है, जिन्होंने ओवरऑल इंडिया का जो सिनारियो है देश हित में हमेशा उन्होंने काम किया है। मैं आपका अटेंशन एक और चीज के लिए लाना चाहता हूं भाई। जब अंबेडकर जी ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा दिया था, रेजिग्नेशन दिया था, उस समय उन्होंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने क्यों ये कैबिनेट को छोड़ा उसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया है। अभी अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं एक सेकेंड, जो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपने जो कहा उन्होंने लेटर लिखा था, है ना, कैबिनेट का जब रेसिग्नेशन उन्होंने दिया लेटर लिखा था। आप सोचिए कि उनको जो स्पीच है वो भी देने से रोका गया था, इसलिए उनको लेटर लिखकर बताना पड़ा। या और उन्होंने इसको बोला भी था कि मैं इसलिए लेटर लिख रहा हूं क्योंकि पहले तो उन्होंने अपने आप को रोका कि कैबिनेट के अंदर की बात जो है वो बाहर आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने सोचा था कि अगर कैबिनेट में क्या होता है, ये अगर बाहर के लोगों को, जो कि वोटर्स है, इनफैक्ट जो पावर है वो लोगों के पास में, अगर उनको यही पता ना चले कि कैबिनेट में होता क्या है, तो वो लोग अपने जो वोट्स है उसको, वोट का जो अधिकार है उसको सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज वाई उन्होंने सोचा कि मैं ये तो लेटर है ये लिखूंगा। और एक पॉइंट उनका ये था कि मीडिया जो है अगर वो किसी को अपोज करती हो तो पूरी तरीके से अपोज करती है, अगर किसी को सपोर्ट कर रही है तो पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो अंबेडकर जी का ये मानना था कि मीडिया निष्पक्ष होके जो है मैटर पहुंचाती नहीं है लोगों के पास में। दैट इज वाई उनका ये लेटर लिखना आवश्यक था। इस लेटर में अंबेडकर जी ने स्पेसिफिकली बताया कि उन्होंने ये कैबिनेट से क्यों रिजाइन किया।
और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि कैबिनेट में उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन क्यों किया। जब उन्हें पता चला कि मुझे कैबिनेट से इनवाइट आया कि कैबिनेट में मैं शामिल हूं, तो सबसे पहले तो सरप्राइज थे, क्योंकि नेहरू उनके साथ उतने अच्छे टर्म्स पे नेहरू जी नहीं थे। ही न्यू दिस। और सबसे पहले तो उनको वो सरप्राइज था कि मुझे बुलाया क्यों गया। नाउ जब वो उन्होंने बताया कि मैंने ये ज्वाइन क्यों किया, तो उन्होंने यही बताया कि नेशन बिल्डिंग में मेरा कुछ योगदान हो, नेशन को बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन जब उनको कैबिनेट में रोल दिया गया तो उन्हें बताया गया कि आप लॉ मिनिस्ट्री संभालेंगे। सो अंबेडकर जी वॉज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। उन्होंने बोला कि यार ये मुझे तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करना है, और मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं कि आई हैव जीरो एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस था विद सीपीडब्ल्यूडी। तो इसका जब उन्होंने ये कंसर्न रेज किया नेहरू जी के पास, तो नेहरू जी ने कहा ओके, मैं आपको एक मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट भी दूंगा जो एक पॉलिसी पे रहेगा या फिर प्लानिंग पे रहेगा, तो उस पर एक हम करेंगे। लेकिन जब बाद में ये डिपार्टमेंट बना था तो उसमें भी अंबेडकर जी को बाहर रखा गया। और इसके बाद में जितनी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग्स होती थी या फिर जो कमिटीज़ होती थी, फाइनेंस की कमेटी हो, डिफेंस की कमेटी हो, उससे भी अंबेडकर साहब को बाहर रखा जाता था। और कोई एक इकोनॉमिक अफेयर्स पे एक कमेटी बनी थी, उस पे कैबिनेट ने अंबेडकर जी को तब इनवाइट किया जब नेहरू जी बाहर गए थे, बाहर देश में। और जैसे ही नेहरू जी वापस आते, क्या हुआ अंबेडकर जी के साथ? उनको निकाल दिया गया उनके ही लेटर के हिसाब से। दूसरा जो है कि अंबेडकर जी वॉज वेरी उन्होंने जब मतलब डिसअपॉइंटेड कि जो एससी और बैकवर्ड क्लासेस के साथ में हो रहा है, जो उनको ट्रीट किया जा रहा है, उनके साथ में ही वॉज नॉट वेरी कंटेंट। और उसके बाद उन्होंने सोचा था कि मैं यूएन में ये बैकवर्ड क्लासेस की और जो शेड्यूल कास्ट की जो कंडीशन है इसके ऊपर कुछ लिखूं और यूएन में उसको प्रस्तुत करूं। बट ही वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लीडर। उन्होंने सोचा कि ये पार्लियामेंट में सॉल्व करना ही बात अच्छी होगी, रादर देन रेजिंग दिस इशू इन द यूनाइटेड नेशंस। यहीं पे कॉन्ट्रास्ट दिख नहीं रहा है। यहाँ पे नेहरू जी अपनी देश की पर्सनल बातें एडविना माउंटबेटन के साथ में डिस्कस कर रहे, जो कि मतलब इंडिया के खिलाफ भी यूज हो सकती थी। यहाँ पे सीधा वो क्या बोलते उसको एक्सपोज कर रहे कि ही इज अ डिस्कॉर्ड विद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। यहाँ पे अपने जो राहुल गांधी जी है वो यूएस में जाके मास एक्शन की बात करते हैं, कहते कि इंडियन डिप्लोमेसी यूरोपियंस की सुनती नहीं है। दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। ये एक रिस्पॉन्सिबल लीडर जो आम्बेडकर जी थे, और ये रिस्पॉन्सिबल लीडर नेहरू का जो कैबिनेट था उससे कहीं पे भी संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। 100%। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो जो जवाहरलाल नेहरू है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी नहीं बनाना चाहते थे अंबेडकर जी को, लेकिन उनकी जो क्वालिटीज़ है कोई उन्हें रोक नहीं पाया ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनने से। अब देखिए, ये तो हमने जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनका ये देखा कि उनको कितनी रिस्पेक्ट थी अंबेडकर जी के लिए, लेकिन ओवरऑल कांग्रेस की अगर हम बात करें तो देश का जो सर्वोच्च एक हमें भारत रत्न देखने को मिलता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी उनकी डेथ होती है 1964 को, उन्हें भारत रत्न दिया जाता है 1955 में ही। देन इंदिरा गांधी जी जिनकी डेथ होती है 1984 को, भारत रत्न दिया जाता है 1971 में। राजीव गांधी जी जिनकी डेथ होती है 1991 में, भारत रत्न दिया जाता है 1991 में ही। लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जिनकी डेथ होती है 1956 में, उनको भारत रत्न दिया जाता है 1990 में। मतलब इस तरीके से जहां पर जो जवाहरलाल नेहरू जी है जो खुद प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, ये सब प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उनमें से भी अगर आप देखोगे तो जो जवाहरलाल नेहरू जी है, इंदिरा गांधी जी, इन्होंने खुद को ही भारत रत्न दिया हुआ है। इनफैक्ट जो संस्कृत है वो लैंग्वेज ऑफ यूनियन रहना चाहिए, ऐसा कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। उनकी बात इग्नोर की गई। जो चाइना की पॉलिसी पर भारत था कि भाई हिंदी चीनी भाई भाई, इसके भी खिलाफ थे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, लेकिन उनकी ये बात को भी इग्नोर किया गया, उनकी इंसल्ट की गई। तो ये तो हो गई जो उस कार्यकाल की हमें चीजें देखने को मिलती है जहां पर बाबा साहेब आम्बेडकर को हमेशा ह्यूमिलिएट किया गया। अभी भी अगर हम देखते हैं तो कर्नाटका में हमें देखने को मिलता है कि जो वाल्मीकि स्कैम है कर्नाटका में, वो देखने को मिला, जहां पर SC/ST फंड से जो बाकी कम्युनिटीज है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, उनकी अपीजमेंट के लिए वो पैसा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था। बीजेपी ने क्या किया है, तो बीजेपी की क्या रिस्पेक्ट रही है? बीजेपी ने जो मेमोरियल है
वो बनाया है बाबा साहेब आम्बेडकर के लिए। मतलब अगर हम देखें तो पंचतीर्थ जो है वो देखने को मिलता है, उनका जो घर था लंदन में वहां से भी उसको कनेक्ट किया गया है। जो बीजेपी है उनको कहा जाता है कि आप संविधान जो है उसके खिलाफ हो, संविधान को बदलना चाहते हो। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे ये किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया बीजेपी के द्वारा। बीजेपी का जब रूल आया, जब मोदी जी आए, उस समय पर कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करना शुरू किए। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे मतलब बेसिकली कि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे थे 26 जनवरी को, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। लेकिन हमने अब तक कॉन्स्टिट्यूशन डे को सेलिब्रेट नहीं किया था। मोदी जी आने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करने लगे। और ये जो कहा जाता है कि बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी, संविधान बदल देगी, तो नेहरू जी ने कितने बार संविधान को बदला था? 17 बार। इंदिरा गांधी जी ने कितनी बार बदला था? 31 बार। राजीव गांधी जी ने कितनी बार बदला था? 11 बार। और इंदिरा गांधी जी का हम सबको पता है 42 अमेंडमेंट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिस पर काफी सारी रचनाएं जो है कॉन्स्टिट्यूशन की उसको बदल दिया गया था। और जिन्हें कहा जाता है डिक्टेटर, जो संविधान बदल देंगे, उन्होंने कितने बार चेंज किया है? 7 बार। जिसमें जो हमारा बांग्लादेश से जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो भी उसमें शामिल है, जीएसटी जो है वो भी इसमें शामिल है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है अपोजिशन के द्वारा, और जो अंबेडकर जी का नाम लिया जा रहा है बार बार टारगेट करते हुए, क्योंकि ये सीधी सीधी बात हमें देखने को मिलती है कि आज के समय पर अगर पॉलिटिकल सिनारियो में हम देखें, कांग्रेस का जो वोट बैंक है कंप्लीटली जो मुस्लिम्स है उस पर निर्भर रह चुका है। और इसी वजह से उनको महाराष्ट्र जो है वहां पर भी शिकस्त देखने को मिली है। और जो बीजेपी है उन्होंने क्या किया है, कंप्लीटली जो हिंदूज है उनको इकट्ठा करने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमेशा से कांग्रेस का एजेंडा क्या रहा है कि उनको SC ST OBC जो वोट्स है वो उनकी तरफ चाहिए रहते थे। और इनके साथ मुस्लिम जब जुड़ जाते हैं तो अपने आप कांग्रेस का वोट बैंक भारी हो जाता है और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। और यहां पर समस्या यही हो रही है कि SC ST OBC ये सब अब हिंदूज की तरह काम करने लगे, हिंदूज की तरह एकत्रित रहने लगे हैं। और इसको तोड़ने की कोशिश, कास्ट सेंसस जो हमें देखने को मिला है, तो इसी की तरह इसको तोड़ने की कोशिश जो है कांग्रेस के द्वारा कंटिन्यूअसली की जा रही है। और अभी भी यही चीज जो मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर जी का जो नाम लिया जा रहा है बार बार, इसी को टारगेट करते हुए अमित शाह जी ने अपना स्टेटमेंट जो है वो दिया था कि इतनी बार अम्बेडकर अम्बेडकर वो कह रहे हैं, जिसके वजह से ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट हुआ है। और जो पहले बाबा साहेब अम्बेडकर जी के जो फोटो है उस पर हार भी नहीं चढ़ाते थे, वो अब यहाँ पर मैं हूं अम्बेडकर इस तरीके का एक प्ले कार्ड जो है वो लेकर घूम रहे हैं। राइट और जैसे ही आपने बताया कि मुस्लिम जो अपीजमेंट है इनका एक मेन इनके एजेंडा पे रहा है, तो ये भी बात लेटर में अंबेडकर जी ने कही थी कि कांग्रेस SC ST या बैकवर्ड क्लासेस पे तो ध्यान दे ही नहीं रही है, उनका पूरा ध्यान कहाँ पे? मुस्लिम्स के प्रोटेक्शन में। हालांकि उन्होंने ये भी स्पेसिफाई किया कि मैं किसी भी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं एक ही कम्युनिटी के जो प्रोटेक्शन है उसके अगेंस्ट हूँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसी तरीके से हम चलते रहे जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तो फॉरेन पॉलिसी पे भी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था कि फॉरेन पॉलिसी अगर हमारी सही है तो हमारा मिलिट्री बजट कितना बच जाएगा। उन्होंने कहा था कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे उस समय हमारे कितने ही सारे दोस्त है, इसमें से बहुत सारे जो दोस्त है वो निकलते जा रहे, छूटते जा रहे। दैट वाज हिज कंसर्न। उन्होंने ये कश्मीर जो इशू था, ईस्ट बंगाल का जो इशू था, उसके ऊपर भी वो कहीं ना कहीं दिख रहे थे कि कांग्रेस के साथ में उनकी जो आइडिया थी वो मेल नहीं खा रही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर ये यहाँ पे जैसे प्रपोज फ्लिप साइड कश्मीर में था, तो इसमें सबसे ज़्यादा सिचुएशन कश्मीरी हिंदूज और कश्मीरी बुद्धिस्ट की ही खराब होगी। ही वॉज टोटली अगेंस्ट ये जो वहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी या फिर जो भी आजू बाजू में जो भी हो रहा था, ही वॉज अगेंस्ट दिस। एंड हिंदू कोड बिल में भी ही वॉज अगेंस्ट इट। उसके बाद में अगर आपने जैसे कहा कि रिस्पेक्ट की बात, जो चैत्य भूमि का इशू कितने दिनों से पेंडिंग था, मोदी जी के आने के बाद में वो इशू जो है वो रिजॉल्व हुआ। और एक चीज ये भी है कि 2012 में अभी निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट किया, तो मुझे तो पहले लगा कि यार ये सच होगा या नहीं, इसको वेरीफाई करना चाहिए। लेकिन फिर 2-3 हैंडल से और एक बीजेपी MP उन्होंने भी इसको शेयर किया था। उसमें दिखाया गया कि एक स्केच बनी है कार्टून टाइप्स की, और एक स्नेल पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी बैठे हैं और नेहरू जी पीछे से विप कर रहे हैं। इट इज लुकिंग लाइक ही इज विपिंग द स्नेल, लेकिन अगर आप वो फोटो देखोगे तो आप ही समझ जाओगे कि वो किसको विप कर रहे हैं। और इसके बाद में कपिल सिब्बल जी को माफी भी मांगनी पड़ी थी, और उन्होंने ये भी बताया था कि हम जो है इस ऐसे जो कार्टून है उसको चेक करेंगे। सो आज भी अगर देखेंगे तो क्या जो बाबा साहेब आम्बेडकर के जो आइडियल्स थे उन्होंने 370 के अगेंस्ट है, क्योंकि वो यूनिटी और इंटीग्रिटी को सपोर्ट कर रहे थे। कांग्रेस ने अब क्या कहा था कि अगर हम पावर में आते
तो सबसे पहले 370 की जो पोजीशन है उसको रिवर्ट करेंगे। स्पेशल स्टेटस के अगेंस्ट थे अंबेडकर जी, वो पूरी इंडिया की यूनिटी चाहते थे। तो अभी जो अमित शाह जी भी यही कहना चाहते थे कि जो आप अंबेडकर जी के नाम को पॉलिटिकल माइलेज के लिए, पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज कर रहे हो, दिस शुड स्टॉप। और बाबा साहब ने जब वो लेटर में भी ये कहा, जब छोड़ रहे थे कि ये जो मेरा पूरी तो एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ही गई और मुझे उतना पार्टी की तरफ से हेल्प भी नहीं हुई है ये सब करने में, उन्हें बहुत सारा काम खुद से ही करना पड़ता था। कितने सारे डिसीजंस तो कैबिनेट में आके बस अनाउंस कर दिए जाते थे। और उस समय के जो विप थे हिंदू कोड बिल में, जो चीफ विप थे, उनके अगेंस्ट अंबेडकर जी के काफी कंसर्न्स थे। उन्होंने कहा था कि ये जो विप है ये बिल्कुल ही टैलेंटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और इस विप को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि वो नेहरू जी के फेवरेट है। तो देखा जाए तो आप 2012 का यूपीए देखो, चैत्य भूमि का कुछ नहीं हुआ था, पंचतीर्थ जैसा कुछ बना नहीं था एज यू हैव सेड, और बहुत सारी जो नागपुर दीक्षा भूमि की भी बहुत सारा लैंड एक्विजिशन पूरी तरीके से हुआ नहीं था। आप मुझे बताइए भाई, हमने इससे पहले वक्फ बोर्ड का इशू डिस्कस कर रखे हैं, तो जब ये क्या बुद्धिस्ट टेम्पल्स नहीं, स्तूपा नहीं तोड़े गए थे आकर, जो इन्वेडर्स थे उनके द्वारा तोड़े गए थे। अभी की जो बात है, बामिया बुद्धा जो स्टैच्यूज थी जो अफगान के तालिबान थे उन्होंने वो तोड़ दिया था, एक्सप्लोड कर दिया था। तो ऐसा ही क्या इंडिया में नहीं हुआ था? लेकिन ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या ये बुद्धिस्ट स्तूपास के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर रहे हैं? उनको जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस है उसको तो कैटर नहीं कर रहा है। और जैसा वक्फ बोर्ड है वैसा ही इनको भी देना चाहिए था। अगर आपको सही में बाबा साहेब आंबेडकर का इतना ही कंसर्न था तो आपने इनके लिए ऐसी अरेंजमेंट क्यों नहीं की? आप तो जो सबसे पहला कंसर्न उन्होंने खुद एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है कि मुस्लिम अपीजमेंट शुड स्टॉप, और ये वही तो आप करते आ रहे हो तब से, बस उनका नाम लेने से पॉलिटिकल गेन्स। आई थिंक लोग आजकल देख सकते हैं, और ये जो हिपोक्रिटिकल जो स्टैंड अब कांग्रेस ले रही है, आई थिंक इसका जो बबल है इसको उड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, और अगर आप देखोगे ना तो इसमें जो मीडिया है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रही है, जैसा कि आपने पहले भी कहा था। अभी आप देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभिसार शर्मा है, रवीश कुमार है, इन्होंने जब राहुल गांधी जी के द्वारा हिंदुओं पर, जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में ही, उन्होंने कहा था कि जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, उन्होंने तो मतलब सीधे तरीके से, अगर हम स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड देखें तो उन्होंने तो सीधे तरीके से टारगेट भी नहीं किया था, है ना। जो मतलब बेसिकली उन्होंने कहा भी नहीं था एक्सप्लिसिटली कि वो बीजेपी के लिए बोल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इशारों में कहा था कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो वायलेंस कर रहे हैं। इसके लिए जो अभिसार शर्मा और रवीश कुमार है, कंटिन्यूअसली इन्होंने जो राहुल गांधी जी है उनका पक्ष लिया था। उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, बीजेपी को वायलेंट कर रहे हैं। अब वही अगर हम अभी की बात करें, जो अभी अमित शाह जी इन्होंने जो अभी स्पीच के दौरान कहा है, इसमें आप देखिए रवीश कुमार बोलिए, अभिसार शर्मा बोलिए, इन्होंने क्वेश्चन कर रहे हैं वो कि क्यों ऐसा उनको कहना पड़ा, क्यों वो इंसल्ट कर रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जी की। और ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, दूसरों को गोदी मीडिया, गोदी यूट्यूबर, दलाल इस तरीके से कहते हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि इनकी हिपोक्रेसी कैसी है, और इनकी एक दलाली की जो एक लेवल है वो किस तरीके का है कि इनको एक पक्ष जो है वो सीधे तरीके से दिखाई देता है कि हाँ भाई ये सही गलत क्या है, मतलब कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं, और दूसरा जो है इनको कुछ भी कर ले इनको वो गलत ही नजर आता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पर भी, और ये हमें अक्रॉस मीडिया देखने को मिलता है कि भाई एक कंप्लीटली देखोगे तो आप मतलब एक न्यूट्रल स्टांस जो है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया इसमें कि हाँ, अमित शाह जी ने जो स्टेटमेंट दी है उनके इंटेंशंस खराब नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो शब्दों को उपयोग किया, और खासकर ऐसे समय पर जहां हम सभी को पता है कि जो सिचुएशन है अपोजिशन को किस तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे सिनारियों में जो अपने शब्दों का उपयोग है वो एक एमपी के द्वारा सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन इंटेंशन जो है वो सीधे तरीके से, कोई भी अगर पूरा वीडियो देख ले तो उनको पता चलेगा इंटेंशंस कंप्लीटली यहां पर उनकी रिस्पेक्टफुली ही उन्होंने उनकी बात की है। वो तो इनफैक्ट टारगेट कर रहे थे सिर्फ अपोजिशन को कि आप सहारा ले रहे हो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के नाम का, अपना जो प्रोपोगेंडा है उसको सिद्ध करने के लिए, अपना जो इलेक्ट्रल वोट है उसको कैप्चर करने के लिए। और ऐसे जो लोग हैं, क्योंकि क्या हो रहा है ना, इनको इतनी व्यूअरशिप जो है वो आ रही है, इससे क्या हो रहा है, इससे उनको एक अहंकार जो है वो भी चढ़ रहा है कि हमको लोग देख रहे हैं। लेकिन हमने महाराष्ट्र इलेक्शन में देखा, लोकसभा इलेक्शन में देखा कि लोग देख रहे हैं, मजाक उड़ाने के लिए ज़्यादा लोग देख रहे हैं।
उनकी जो बातें सुनते हैं, उनकी बातों पे जो अमल करते हैं, वो लोग बहुत कम है। उनको भी पता है कि ये दलाली कर रहे हैं, चलो बस देख लेते हैं क्या बोलना है इनका। लेकिन एक्चुअल में जो उनको फॉलो करने वाले लोग हैं वो काफ़ी कम है, और वो एक दिखाई देता है एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो ऑलरेडी कांग्रेस को सपोर्ट करता है, वही सेक्शन उनको फॉलो भी कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए अगर उनको ये अहंकार हो रहा है कि हमारे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, अगर हम मंथली देखा जाए तो पहले 10 में हम लेफ्ट लोग ही रहते हैं, तो उससे कोई इलेक्ट्रल चीज़ों पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ रहा है। राइट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड अंबेडकर साहब ने इसके बारे में भी कहा था कि मैं ये लेटर क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज मीडिया का कुछ सेक्शन है जो एक ही जगह को सपोर्ट कर रहा है, एक ही साइड को सपोर्ट कर रहा है, और एक सेक्शन है जो कि एक ही साइड को अपोज कर रहा है। मतलब निष्पक्ष तरीके से मीडिया एक्ट नहीं कर रहा है। एंड दिस वाज हिज वन ऑफ द मेजर रीजन कि उन्होंने ये लेटर लिखा था। उन्हें पता था कि ये जो इशू हो रहा है, जो हिम लिविंग द कैबिनेट, वो उतना अच्छे से कवर नहीं होगा। एंड व्हेन ही लेफ्ट कैबिनेट, उसके बाद में भी नेहरू जी ने उन्हें एक बार भी नहीं कहा कि यू शुड नॉट लीव दिस बॉडी। नेहरू जी ने क्या किया, दूसरे ही दिन एक्सेप्ट कर लिया, और अभी ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और ये लोग तो, अंबेडकर जी का नाम कहाँ पे यूज हुआ है? जैसे गांधी जी को तो नोट पे स्थान मिल गया, अंबेडकर जी को कहाँ पे स्थान दिया इन लोगों ने? कई स्थान नहीं दिया उनको। और एक तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि जब पार्टीशन और ये सारे इश्यूज हो रहे थे तो अंबेडकर एक सच्चे देशभक्त थे, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट। तो ये जो रिसोर्सेस हमारे ड्रेन हो रहे थे इंडिया के आउटसाइड वगैरह, तो उसके अगेंस्ट अंबेडकर जी बोल सकते थे, उसके कुछ ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी शार्प, कुछ भी हो रहा है उन्हें समझ जाता था कि क्या हो रहा है। तो नेहरू जी ने और इन लोगों ने जानबूझ के अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उलझाए रखा। और हालांकि बहुत सारे एमपीज ने क्रिटिसाइज भी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने में इतना समय लगा, उसमें अंबेडकर जी ने कहा कि मुझे उतना सपोर्ट मिला नहीं, जो पार्टी की जो मशीनरी है वो मुझे मिली नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लेता, अगर मैं सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट की सोचता, तो कहाँ के कहाँ चले जाता। लेकिन उन्होंने सेवा को सबसे ज्यादा प्राधान्य दिया कि मैंने ये स्ट्रगल, ये मूवमेंट जो शुरू की थी, वो देश को स्ट्रांग बनाने में। याद रखना, अगर हम अंबेडकर जी को स्टडी करें तो देश के खिलाफ कभी नहीं थे, वो यूनियन के और देश को पावरफुल बनाने में उनका ये विश्वास था। और ये बात सच भी है कि अगर हम ही डिवाइडेड रहेंगे तो देश कैसे पावरफुल होगा। सो ही वांटेड कि पूरा देश जो यूनाइटेड तरीके से पावरफुली खड़ा हो। और शुरुआत में ही वाज अपोजिंग कि यार आप लोग जो है सिर्फ मिलिट्री में, डिप्लोमेसी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और उसको भी सही से नहीं कर रहे। डिप्लोमेसी का भी आप देख रहे कितना फेलियर हो गया था। लेकिन जो इंडस्ट्रियल उसको बनाना है या फिर बिजनेस बढ़ाने, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज के अगेंस्ट भी उनका एक था। तो ये जो थ्योरी के हिसाब से जानबूझ के इस कॉन्स्टिट्यूशन को समय लगाया गया, जानबूझ के उनको ऑक्युपाइड रखा गया इस स्पेसिफिक चीज में, ताकि उनका ये जो सारी चीजें इस पे ध्यान ना हो। हाँ, और देखिए क्या है ना कि अभी आज का जो समय है वो है इंडिया को गति देना। ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है उनका तो है ही, लेकिन जो अपोजिशन है उनका भी देश के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जैसे अंबेडकर जी ने जो भी किया देश के इंटरेस्ट के लिए किया। वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, वो भी देश के इंटरेस्ट के लिए थी। जैसा उन्होंने कहा था कि मैं चाहता तो कहाँ के कहाँ पहुँच सकता था, लेकिन देश को सबसे ऊपर उन्होंने रखा। उसी तरीके से अपोजिशन का भी यही काम है। जो पार्लियामेंट है वहाँ पर कानून लाए जाते हैं, कानून जो लाए जा रहे हैं उस पर डिबेट की जाती है कि अच्छे तरीके से जो जनता है उनके हित के लिए कानून लाए जाए, उसमें जो भी चीज़ें दी गई है वो लोगों के हित के लिए हो। लेकिन अपोजिशन कर क्या रहा है, किसी न किसी तरीके से बहाने ढूंढ रहा है किस तरीके से हम प्रोटेस्ट करें। जब से पार्लियामेंट सेशन शुरू हुआ है सही तरीके से पार्लियामेंट चल ही नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं एडजॉर्नमेंट हमें देखने को मिल रहा है। मतलब पहले अडानी का इशू चला, अब देखा जाए तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम लेकर यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उसको रोका जा रहा है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो एक छवि है देश की, उसको क्यों हम इंटरनेशनल सिनारियों में बिगाड़ रहे हैं, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारा जो मार्केट है वो एक बूम पर है, हमारा मार्केट काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हमारा मार्केट ऊपर की ट्रेंड पर जा रहा है, लोगों को शेयर मार्केट से भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ऐसे सिनारियों में हमारे देश की छवि इस तरीके से बनाना कि भाई पार्लियामेंट को हम चलने नहीं देंगे, जो अडानी के मुखौटे जो है, मोदी जी के मुखौटे जो है वो पहन कर घूमेंगे, जो अम्बेडकर जी है उनके नाम पर अभी अगर आप देखोगे तो एमपीज के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हुआ है।
एक एमपी जो है वो सीनियर एमपी है, उनको चोट लगी है, राहुल गांधी जी वहां पर जाते हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि राहुल गांधी जी ने धक्का मारा, वो रूडली वहां पर कहते हैं कि नहीं इन्होंने धक्का मारा और निकल जाते हैं। अरे भाई अगर उन्होंने भी धक्का मारा है लेकिन कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी है आप एक बार पूछ सकते थे। ये होती है सीनियरिटी की रिस्पेक्ट करना। ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी लैक हमें देखने को मिली राहुल गांधी जी के इसमें भी। इस तरीके से पार्लियामेंट में धक्का मुक्की जो है वो की जा रही है, इस तरीके से सिनारियो जो है उसको ये किस तरीके की छवि जो है बाहर जाएगी देश के बाहर, ये समझने वाली बात है। इसलिए और एक पार्लियामेंट को चलाने के लिए 1 मिनट का खर्चा हम सभी को पता है कि भाई 2.5 लाख रुपए के आसपास आता है। तो इसीलिए इतने पैसे जो है किसके जा रही है, हम टैक्स पेयर्स के जा रहे हैं। और वहाँ पर क्या हो रहा है, नौटंकियाँ चल रही है, जहाँ पर कानून जो इतने इंपॉर्टेंट कानून की लिस्ट हमें दी गई थी कि भाई ये कानून पार्लियामेंट में अभी जा सकते हैं, उस पर चर्चाएं होगी, उस पर चर्चाएं छोड़कर जो प्रोटेस्ट है वो हमें देखने को मिल रही है। मतलब ना कोई चर्चा है, ना हमें कोई काउंटर्स देखने को मिल रहे हैं, वो सब छोड़कर सिर्फ प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट की जा रही है। इससे तो ये समझ में आता है अपोजिशन जो उनके पास कोई मुद्दे नहीं है जो पार्लियामेंट में बिल लाए जा रहे हैं उसके खिलाफ उसको काउंटर करने के लिए। या तो ये देखने को मिलता है कि भाई देश की छवि किसी ना किसी तरीके से ये बताया जाए कि मोदी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्लियामेंट जो इसको डेमोक्रेसी का मंदिर कहा जाता है। और डेमोक्रेसी का ये जो मंदिर है ये इसलिए बनाया गया था ताकि जो आप रस्तों पे प्रोटेस्ट करते हो या फिर कोई भी वायलेंट तरीके से जो मॉब कल्चर के तहत कुछ अनबन ना हो जाए, क्योंकि उससे परमानेंट सॉल्यूशन तो निकलता है। दिस इज एन एस्टेब्लिश फैक्ट। अगर आपको परमानेंट सॉल्यूशन को निकालना है तो आपको वैरिड व्यू पॉइंट्स लेने पड़ेंगे, वैरिड इनपुट्स लेने पड़ेंगे, डिस्कशन डिलिब्रेशंस ये करना पड़ेगा, तब जाके आप सही तरीके से राइट डिसीजंस ले पाओगे। अब ये पार्लियामेंट का जो मेन यूसेज है वो यही है, लेकिन वहां पे हो क्या रहा है, जो रस्तों पे किया जाता है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, थिएट्रिक्स हो रहा है, नाटक हो रहा है, ये सब हो रहा है, पुश करने का हो रहा है। और ये क्या अभी हो रहा है, इसी सेशन में हो रहा है? नहीं, हमने देखा था कि राहुल गांधी जी आंख भी मारी थी पार्लियामेंट में। अभी जो एक रिसेंटली एक क्लिप वायरल हुई थी कि राहुल गांधी जी ऐसे बैठे एकदम जैसे आपने पता कि डीप स्टेट भी जो है वो इन्वॉल्व है इस चीज में, वो चाहता है कि इंडिया का जो ग्रोथ है वो थोड़ा हॉल्ट हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। उसी तरीके से हमको जो है जो उनके एफर्ट्स है वो देखने को मिल रहे हैं। और जो भी हम प्रोटेस्ट भी देखते हैं वो पार्लियामेंट के सेशन के अराउंड ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से ये दिख रहा है। ये एकदम जेन्युइन तो नहीं दिख रहा था, बिकॉज मैंने जब फुटेज आप भी जाके चेक करोगे तो वहां पे देखेंगे जब वो फोटोज आम्बेडकर जी के लेके आ रहे तो दे वर स्माइलिंग, हंस के। मतलब उन्हें कुछ ऐसा दुख नहीं हो रहा था इस चीज का कि कुछ अपमान हुआ है, क्योंकि उन्हें भी पता कि अपमान हुआ नहीं है। और एक दूसरे के हाथ में वो फोटो सर्कुलेट कर रहे थे कि भाई तुम्हारे ऊपर कैमरा है तुम पकड़ो, तुम्हारे ऊपर कैमरा है तुम पकड़ो। बीच में एक इशू आया था, वीडियो आया था, जब राहुल गांधी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू दिया था तो उन्होंने उसके तरफ ढंग से देखा भी नहीं था। और हालांकि अगर आप एमपी हो, अगर आप पार्लियामेंट में बोल रहे हो, आप इतने बड़े पद पर हो, तो आपने डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल तरीके से बोलना चाहिए। कोई भी चीज़ जो है किसी को आहत ना हो इस तरीके से बोलनी चाहिए। एंड यही मेरी समझ है इस इशू के प्रति।